हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव चल रहा था, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में अब तक हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री और महान्यायवादी 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इस पर अलग अलग हमने 10 मिनट्स या थोड़ा बहुत आगे पीछे हमने छोटे मोटे वीडियोस बनाए। अब जो 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका, उसमें कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक व महालेखा परिषद कहा जाता है, आर्टिकल 148 से लेके आगे के 4 आर्टिकल्स तक उसको डील करते हैं। उसके बारे में संक्षिप्त में समझने का प्रयास क्या करते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पद जो है वो किस तरह का पद है। आप देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जो सरकार होती है, कार्यपालिका होती है, उसके पास में जो भी पैसा आता है वो जनता का पैसा आता है। उस जनता के पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वो नियमानुकूल हो रहा है, नियमानुसार हो रहा है, एज पर रूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए, उसकी स्क्रूटनी करने के लिए एक ऐसे पद की आवश्यकता रहती है जो कि ये देखे कि खर्चा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सरकारी खर्चे का, गवर्नमेंट एक्सचेकर के खर्चे को कंट्रोल करने वाला एक तरह का वॉचमैन है। कुछ लोग मानते हैं कि मुनीम जी नहीं है, मुनीम जी से आगे है, क्योंकि केवल खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं, व्यय कहाँ पर हो रहा है, और जो है बजटीय प्रावधानों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नियमानुसार हो रहा नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि केवल खर्चे नहीं, सरकार जो है वो टैक्स लगाकर या जिस तरह से अपना जो है आय के स्रोत एकत्र करती है, उसके साथ साथ में सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व ये भी है बजट के माध्यम और अन्य माध्यमों से कि वो इकोनॉमी में एफिशिएंसी लाए। तो एफिशिएंसी या उसकी जो दक्षता है सरकार की या इकोनॉमी की, उसको नियमन करने में भी कैग एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसकी भूमिका मुनीम जी से कहीं अधिक है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या। बैकग्राउंड ये है कि 1757 से लेके 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की भारत आने से पहले हम कोई इस तरह के ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इसामुद्दीन रेहान हो, जिसने पूरे आय व्यय का पूरा ब्यौरा वगैरह दिया था। लेकिन जिस रूप में आज का कैग काम कर रहा है, इस रूप में प्राचीन और मध्यकालीन भारत में इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती। अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजों ने 1757 से 1857 तक भारत पर एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किया। 1857 के विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद के पास में भारत का शासन चला गया और वहीं से इस पद का सृजन होता है, ये पद अस्तित्व में आता है। आजादी से पहले इसमें छोटे मोटे परिवर्तन किए जाते हैं, आजादी के बाद में लगभग इसको इस तरह से अपरिवर्तित कर दिया जाता है। 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में, उसके जुरिस्डिक्शन में जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड कर दिया जाता है। 1971 में भारतीय संसद डीपीसी पास करती है। डीपीसी का मतलब है कि ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, कंडीशन ऑफ वर्क क्या है कैग के, उसमें अलग अलग चीजें जोड़ी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों को चेक करना, उनके आय व्यय को चेक करना भी कैग के अंतर्गत लाया जाता है। 1976 में इंदिरा गांधी के शासन काल, प्रधानमंत्री काल में कैग से लेखांकन जो है वो शक्तियां ले ली जाती है, और अब जो है अगर देखा जाए तो वो एक तरह से केवल जो है अंकेक्षण के कार्य को करता है। तो ये तो रहा इसका बैकग्राउंड। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, उसके संवैधानिक उपबंध क्या है, कौन कौन से में अनुच्छेदों में क्या क्या इसके बारे में दिया गया है। 148 में ये दिया गया है कि कैग कौन होगा, कैग के कार्य क्या होंगे और उसका कितना कार्यकाल होगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि उसकी अधिकतम जो आयु है वो 65 साल होनी चाहिए और उसका जो कार्यकाल है, टेन्योर जो है वो 6 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 149 में कैग के पावर्स और ड्यूटीज, शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 150 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खातों का, बही खातों का विवरण जो है कैग देता है। आर्टिकल 151 कहता है कि कैग की रिपोर्ट संसद पटल पर रखी जाएगी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। संसद पटल का मतलब यह है कि जनता को इससे रूबरू कराया जाएगा कि जो सरकार है वो नियमानुसार खर्च कर रही है या नहीं कर रही। तो 148 से लेके 151 तक लगभग 4 आर्टिकल इसमें डिटेल में डील करते हैं। इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल और कुछ जगह पर यदा कदा कैग का जो है हमको विवरण देखने को मिलता है, वो मेंशन हुआ है। जैसे आर्टिकल 279 में संघ सरकार की या सरकार की शुद्ध आय तभी माना जाएगा, नेट इनकम तभी माना जाएगा जब वो कैग द्वारा सर्टिफाइड हो, प्रमाणित हो। इसी तरह तीसरी अनुसूची में अलग अलग लोगों की ओथ, शपथ दे रखी है, उसमें कैग की शपथ भी दी हुई है। इसी तरह शेड्यूल 6 में छठी अनुसूची में जो
विशेष क्षेत्र होते हैं, वो जिला परिषद होती है, वो अपने खातों का विवरण राष्ट्रपति और कैग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में रखते हैं, मतलब जो सर्टिफाइड किए जाते हैं उसी ड्राफ्ट में उसको रखा जाता है। तो ये तो रहे संक्षिप्त प्रावधान की किस किस तरह से कैग जो है संविधान में वर्णित है। अब कैग को ये समझना पड़ेगा कि जो नियंत्रक और महालेखा परिषद है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल का जो पद है, वो अपने आप में कितना ऑटोनोमस है, उसकी कितनी स्वायत्ता है, वो अपने आप में निरपेक्ष रूप से काम कर सके, निष्पक्ष रूप से काम कर सके, तो उसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी कैग जैसा पद होता है। हमारा जो कैग का जो पद है काफी ब्रिटिश व्यवस्था से मिलता जुलता, हालांकि उसमें कुछ झीना सा फर्क भी है, लेकिन वो हमें अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। पहली स्वायत्ता तो यह है कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, 65 साल अधिकतम आयु है, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, तो ये फिक्स टेन्योर है, अधिकतम आयु दी हुई है, तो ये भी स्वायत्ता निष्पक्षता पद में लेके आता है। कैग को मध्यावधि में भी हटाया जा सकता है, उसके हालांकि उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन उनको हटाने की रीति वही होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की रीति होती है, यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी अगर कदाचार है, अक्षमता है, इसके आधार पर उनको हटाया जा सकता है। कैग एक बार रिटायर हो गया है या अपना पद त्याग चुका, उसके बाद में केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी भी पदभार को नहीं स्वीकार कर सकता। एक उन्मुक्ति ये भी दे रखी है कि एक बार उनको अपॉइंट करने के बाद में उनकी सेवा शर्तों में, वेतन इत्यादि में कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, नकारात्मक चेंजेस नहीं किए जा सकते। अब कैग की जो शक्तियां हैं, कैग की जो पावर है, 3-4 चीजों से नियमित होती है। पहला तो संविधान में जो उपबंध दे रखे हैं 148 से लेके 151 तक जो आर्टिकल है उसमें। दूसरा जो ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क है 1971 में जो एक्ट पास किया गया उसके अनुसार। तीसरा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं संसद द्वारा, तो उससे भी वो शक्ति प्राप्त करता है। चौथा, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट्स के हाई कोर्ट्स के निर्णय हैं, उनके अनुसार भी उसको काम करना पड़ सकता है। पांचवा ये है कि लेखा सेवा के नियम इत्यादि जो है वो पास किए गए हैं 2017 में, उसके अनुसार उससे भी वो अपनी शक्तियों को और अपने कर्तव्यों के बारे में जो है चीजें प्राप्त करता है। अब मोटे रूप में हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब कैग जो है उसका जो मूल कार्य जो है ना, मूल आपको समझना पड़ेगा कि जो भी पैसा सरकार के पास में आता है वो पैसा उसको जनता देती है, कर के रूप में या गैर कर के रूप में, अलग अलग रूपों में मिलता है। इसके अलावा जो सरकारों की आय होती है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, वो होती है जो गैर राजस्व आय है, जो कि सरकार अपना अगर बिजनेस करके पीएसयू के माध्यम से पैसा कमा रही है, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से कमा रही है, जिस भी रूप में कमा रही है, तो सरकार से संबंधित जो भी पैसा होगा, जो सरकार की संचित निधि में होगा, कंसोलिडेटेड फंड में होगा, कंटीजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि में होगा, उसका जो खर्चा है, उसमें उतार चढ़ाव है, उससे संबंधित जितनी भी बातें होगी वो सब कैग की परव्यू में आएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पीएसयू हो, सरकार के उद्योग धंधे हो, सब के सब इसके अधीन आते हैं। यानी सरकार की प्रॉफिट लॉस का जो लेखा जोखा है उसका, सरकार के पीएसयू के जो भी लेन देन होते हैं उनका जो लेखा जोखा है, उनकी बैलेंस शीट है, उन सबको चेक करने का उसको पूरी पावर है। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके पीएसयूज, उनकी कंपनियां, उनके अलग अलग तरह के प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज, सबके वित्त से संबंधित मामले जो हैं वो कैग देखता है। अब उन पर जो भी उनकी टिप्पणियां होती है वो रिपोर्ट के रूप में पेश की जाती है जनता के सामने। यानी जनता कहाँ है? जनता बैठी है संसद में, जनता बैठी है विधानसभा में, क्योंकि उनके प्रतिनिधि वहां बैठे हैं। तो संसद के समक्ष उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संसद में जब कैग की रिपोर्ट आती है तो उसको लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो संसद की जो स्थायी समितियों में से एक प्रमुख समिति है, वो फिर जो है उसकी जांच पड़ताल करती है। तो कैग की रिपोर्ट, कैग का आकलन और पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दोनों का काम जो है काफी मिलता जुलता है। अब ये लोक लेखा जो समिति है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से ही भारत में आ गई थी, 1919 के अधिनियम के द्वारा ही आ गई थी, आजादी से पहले। बाद में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ। वर्तमान में करीबन 22 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें 15-7 का रेशियो रहता है लोकसभा और राज्यसभा का। वो फिर जो है कैग की रिपोर्ट की स्क्रूटनी करती है। एक चीज हमें समझनी चाहिए कि भारत में सरकार या सरकार के इर्द गिर्द जितने भी आज तक की इरेगुलरिटीज हुई हैं, जिसे घोटाले भी कहा जाता है, स्कैम भी कहा जाता है, वो किसी न किसी रूप में या तो कैग ने पकड़े या लोक लेखा समिति ने पकड़े। इसके अलावा कैग के बारे में एक दिलचस्प ये भी है कि कैग जो है यूनाइटेड नेशंस के जो बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स होते हैं उसका भी पदेन सदस्य होता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग स्कंध हैं, अलग अलग बॉडीज हैं, उनके ऑडिटिंग का काम भी कैग जो है करता है। जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और विपो के बारे में जैसे आपने सुना होगा, तो विपो भी विपो की ऑडिटिंग का काम भी जो है वो कैग कर सकता है। इसके अलावा यूनिसेफ,
यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन जॉइंट स्टाफ पेंशन फंड, यूनाइटेड नेशन कंपनसेशन कमिटीज, स्ट्रेटेजिक हेरिटेज प्लान, आईटीसी यानी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इत्यादि। अब एक बात जो उठ के आती है वो ये कि इतना पुराना पद है, 1858 से लेके अब 2021 चल रहा है, तब तक बहुत सी चीजों में परिवर्तन आ चुका है। सरकार के कामकाज में, सरकार के अलावा जो सरकार के इतर निकाय हैं उनकी भी वर्किंग में स्टाइल आ चुका है। तो क्या कैग अपने आप को बदलते परिवेश में समायोजित कर पा रहा है? उसके लिए क्या क्या चुनौतियां और अवसर हमारे सामने आते हैं? एक बात तो ये, दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि उससे संबंध में क्या बात है, उससे संबंध में ये बात है कि जैसे एक नया मॉडल आया पीपीपी का, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, तो उनकी ऑडिटिंग का काम भी कैग कर सकता है। ये उसने अपने आप को इस तरह से समायोजित किया। एक समस्या ये भी बदलते परिवेश में आ रही है कि ऑडिटर्स को जब भी ऑडिटिंग करनी होती है तो उनको दस्तावेज उपलब्ध करवाने होते हैं। वो दस्तावेज कई बार सरकारें या जो निकाय हैं वो पूर्ण रूप से नहीं करा पाते हैं, तो इससे भी ऑडिटिंग जो है वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में। बार बार ये भी कहा जाता रहा है कि कैग को अधिकाधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अगर सरकार की पसंद का व्यक्ति कैग बनेगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होता है, यानी सरकार कहने पे राष्ट्रपति करेगा, अगर सरकार का पसंदीदा व्यक्ति है तो वो निष्पक्ष रूप से ऑडिटिंग नहीं कर पाएगा। बहुत से ऐसे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जहां पर लोक लेखा समिति में कैग एक सदस्य के रूप में काम करता है। भारत में भी व्यवस्था ली जानी चाहिए। ऐसी सिफारिशें अलग अलग समितियों ने करी भी है। एक आक्षेप ये भी लगता रहा है कि कैग का जो कार्यकाल है 6 वर्ष, वो बहुत ज्यादा नहीं है। अमेरिका और यूके में 10 से 15 साल कैग का कार्यकाल रहता है। तो ये भी जो है इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सके। कैग की कार्यप्रणाली से रिलेटेड विनोद राय समिति बैठे थी जिसने कुछ संस्तुतियां भी दी थी। वो भी हमें जाननी चाहिए कि कैग की कार्यक्षमता बढ़े और उसके कार्यों में अधिक निष्पक्षता आए। इसके लिए कैग के अंतर्गत जो है वो केंद्र और केंद्र सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के अलावा स्थानीय निकाय भी, पंचायती राज निकाय जो है वो पूर्णतः आ जाने चाहिए। पीपीपी भी पूर्णतः से आ जाना चाहिए। कैग से संबंधित 1971 का जो डीपीसी एक्ट है उसको भी वापस नए सिरे से तब्दील किया जाना चाहिए, क्योंकि तब से लेके अब तक लगभग जो है 50 साल हो चुके हैं। इसके अलावा एक सिफारिश ये भी है कि कैग की नियुक्ति बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति होती है, सीवीसी की होती है, कॉलेजियम के माध्यम से, जिसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं और वर्तमान सरकार के कुछ सदस्य होते हैं, वो मिलकर करते हैं। उसी तर्ज पर कैग की नियुक्ति भी होनी चाहिए। कैग और लोक लेखा समिति, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो सरकारी खर्चे के वॉचमैन हैं। वो ध्यान रखते हैं कि पैसा सही रीति से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, सरकार को कहीं राजस्व का घाटा तो नहीं हुआ है कुछ नीतियों के चलते। इसी के चलते कैग ने और लोक लेखा समिति ने आज तक भारत के सबसे बड़े स्कैंडल्स को पकड़ा है, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का की इरेगुलरिटीज हो, कोल माइंस एलोकेशन से रिलेटेड जो घोटाला हुआ वो हो, चारा घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, केजी बेसिन एलोकेशन का घोटाला हो और न जाने कितने अन्य घोटाले। तो कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकार का पद है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब अगर इसकी फैक्चुअल बात करें कि भारत का पहला कैग कौन था, निवर्तमान कैग कौन है इत्यादि इत्यादि, तो प्रथम आजाद भारत के प्रथम कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल नरहरि राव थे और वर्तमान में जीसी मुर्मू है जो 2020 से इनकम्बेंट है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।